हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 21 नवंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यूपीएससी गाइड के ही नाम से टेलीग्राम चैनल क्रिएटेड है ऑलरेडी। आप उसे ज्वाइन करें और वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें साथ साथ में। और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो क्या बात की गई है, तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में बात की गई है कि ये बाकी स्कीम से कैसे डिफरेंट है। तो अब ये कैसे डिफरेंट है और क्या इसकी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे ये डिफरेंट है, वो यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगी। आपसे कंपैरिजन में क्वेश्चन बहुत रेयर ही है जो यूपीएससी में पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे फ्रेम होगी। तो चलिए अब हम प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में देखते हैं। हालांकि ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड मैंने करी दी थी। अगर आपने वॉच की होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो आप यहाँ पे उसे समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सबसे पहले तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होगा, राइट। नहीं पता है तो आप समझने की कोशिश करें यहाँ पे। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड अलॉट करती है और स्कीम को रन करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, स्पॉन्सर्ड से आप समझ सकते हैं। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट फंड को रिलीज करती हैं, ठीक है, फंड देती हैं और पर्टिकुलर स्कीम को रन करती हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यूपीएससी आपसे यही पूछेगी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ठीक है। या ये फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब या अम्ब्रेला स्कीम की मतलब आप समझ सकते होंगे। अम्ब्रेला स्कीम के मतलब जिसके अंदर और सब यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी होती हैं या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या दोनों की कंपोनेंट होती है, ठीक है। तो वैसे इस स्कीम को अम्ब्रेला स्कीम कही जाती है। हालांकि आपसे यही बस जनरल पूछी जाएगी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये आपको ध्यान देनी है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी ऐसे स्टूडेंट्स को जो परस्यूट करना चाहते हैं हायर एजुकेशन, ठीक है। और 860 ऐसी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया गया है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों रहेंगे, ठीक है। और इसी इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ 860 यानी 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन को इंस्टीट्यूट यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कवर की गई है, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह से कवर किए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड की जाएगी जो कि कोलेटरल फ्री रहेगी और गारंटर फ्री रहेगी। तो कोई सी भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है, ना ही कोई भी इंडिविजुअल की गारंटी चाहिए इसमें। तो स्टूडेंट्स इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं, ठीक है। ताकि और जो लोन्स इन्हें प्रोवाइड की जाएगी फ्री लोन्स, वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट खुद नहीं दे रही है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पास होके वो स्टूडेंट को मिलेगी। और ये पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो ट्यूशन फ़ी है वो तो कवर्ड की ही जाएगी लोन के अंदर, साथ साथ में जो अदर रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं कोर्सेज़ की, वो भी कवर्ड की जाएगी। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेते कोई इंडिविजुअल अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मान लेते हैं उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट की, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग की कोर्स जो थी यानी ट्यूशन फ़ी वो तो पूरी कवर्ड हो गई। पर अगर स्टूडेंट को अलग से सिविल इंजीनियरिंग के लिए कैड करनी होगी, राइट, कैड यानी जो डिज़ाइन की कोर्स होती है, ठीक है, वो अगर अलग से करनी होगी तो उसके लिए जो नॉर्मल लोन्स होती हैं वो एक्सपेंस कवर नहीं होती, उसमें सिर्फ ट्यूशन फी कवर होती है। पर इस स्कीम के तहत यानी प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसे ट्यूशन फी यानी जो भी उसके कोर्सेज कवर्ड हैं उसके अपार्ट अगर कोई कोर्सेज वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं इस स्कीम के तहत, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस कोर्स से भी रिलेटेड इसमें कवर्ड रहेंगी। अब इसमें कितने स्टूडेंट्स कवर्ड हैं, तो 22 लाख स्टूडेंट इसके अंदर कवर्ड किए जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक तो ये अभी फ़िलहाल के लिए 860 ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट की गई है। दूसरी चीज़ 22 लाख स्टूडेंट को कवर किया जाएगा। अब हालांकि ये एडुकेशन से रिलेटेड है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये स्कीम है। और कितने आउटले में ये स्टार्ट हुई है और कितनी पीरियड के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है।
3600 करोड़ की आउटले में ये स्टार्ट हुई है, और ये 2025 से लेके 2030 तक ये स्कीम रन की जाएगी। अब क्या क्या चीज़ यहाँ पे कंसीडर आपको करनी होगी, क्या क्या याद रखनी होगी। पहली तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या नहीं, या सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ये आपको याद रखनी होगी। दूसरी चीज़, अब ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हायर एजुकेशन की लोन किससे रिलेटेड है, ये याद रखनी है। कितनी क्वालिटी, मतलब कितनी इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कवर्ड है, तो 860, ये याद रखनी है। स्टूडेंट को कोलेटरल फ्री लोन दी जाएगी या नहीं, या गारंटर फ्री लोन है मिलेगी या नहीं, ये याद रखनी है, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स कवर्ड किए जाएंगे, तो 22 लाख, ये याद रखनी है। क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 860 और 22 लाख, इसमें यूपीएससी आपसे चेंज करके पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी करती है ऐसे। आउटले में भी कभी चेंज कर देगी, या कितने पीरियड के लिए है उसे ही चेंज कर देगी। तो ये सारी चेंजेस यूपीएससी करती है, इसलिए आपको याद रखनी है। और ये लॉन्च कब की गई है, तो इसी साल यानी 2024 में, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि 2025 में अगर पूछी जाएगी तो लॉन्चिंग ईयर भी पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी कुछ कुछ स्कीम्स में लॉन्चिंग ईयर भी पूछती है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ है जहाँ पे इंडिया चाइना ने अपनी ट्रेड, जो रिलेशनशिप है उसके बीच में कुछ टॉक्स की है, उसके बारे में मेंशन है यहाँ पे। अब ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के बारे में, ठीक है। अब डिफेंस वगैरह पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगी है, तो हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आसियान के बारे में आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ जानकारी, क्योंकि उम्मीद करूँगा आपको उसके बारे में पता होगी। अगर नहीं पता है तो आई बटन में ऐड कर दूंगा आसियान की वीडियो, आप उसके बारे में सारी सब चीज़ें समझें, क्योंकि आसियान इंपॉर्टेंट है, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था इस पर। अभी तो फिलहाल हम देखेंगे आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के बारे में, ठीक है। तो ये डायलॉग पार्टनर्स इसके 8 हैं टोटल, इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं, ये याद रखनी है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। और 11th मीटिंग इसकी लाओस में हुई है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये किस चीज़ पे वर्क करते हैं, तो हालांकि डिफेंस के नाम से ही आप समझ सकते हैं, तो डिफेंस वाली चीज़ों में ये कॉपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और पीस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर जो डायलॉग पार्टनर्स हैं इनके द्वारा। ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये इनॉग्रेट हुई थी वियतनाम में 2010 में, और 2017 से ये लगातार इसकी मीटिंग एनुअली होती है। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आसियान ग्रुप की मेंबर इंडिया नहीं है। और आसियान के बारे में अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो आई बटन लास्ट में ऐड कर दूंगा, उसे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वीडियो के बारे में वहाँ समझ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक न्यूज़ आई है एफएओ के द्वारा, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये बताई गई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्वाकल्चर में, यानी फिशरी सेक्टर्स है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाली है या पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एफएओ। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी यूपीएससी क्वेश्चन में आपसे पूछती है, राइट, तो हमें पता होना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ये आपको याद रखनी होगी। दूसरी चीज़ किस चीज़ पे वर्क करती है, तो जाहिर सी बात है, फूड की बात हो रही है तो हंगर और न्यूट्रिशन और फूड से सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करती है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है एफएओ की, तो ये लोकेटेड है रोम, इटली में। और इसे फाउंड किया गया था 1945 में क्यूबेक सिटी, कनाडा में। और इंडिया मेंबर है एफएओ की, ये आपको याद रखनी है। अब दो तीन स्टेटमेंट वाली ही क्वेश्चन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे फ्रेम होती है। सबसे पहले तो आपसे पूछी जाएगी कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या नहीं यूनाइटेड नेशन की। दूसरी चीज़ पूछी जाएगी कि इसकी हेडक्वार्टर्स का है। और तीसरी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जा सकती है कि इंडिया इसकी मेंबर है या नहीं। तो यही तीन चार चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे यूपीएससी ने पूछा है बहुत बार, तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे अभी आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी ब्राज़ील में मीटिंग करने के लिए पहुँचे हुए हैं G20 की, राइट। वहाँ G20 की अभी 19 समिट हो रही है। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने सोचा कि जो कैरिकॉम वाली जो कंट्रीज़ हैं, राइट, उनके साथ ऐसी एक समिट करनी चाहिए, ताकि इंडिया और कैरिकॉम वाली जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ के तहत हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो कैरिकॉम क्या है, इसके बारे में देखेंगे। दूसरी चीज़, हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंशन है तो उसके बारे में देखेंगे। और तीसरी चीज़, हम G20 के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी के समिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो कैरिकॉम वाली जो समिट है उसे कंडक्ट किया है। तो सबसे पहले कैरिकॉम के बारे में देखें। फुल फॉर्म में द करीबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम शॉर्ट फॉर्म में, या सीसी कहा जाता है इसे। तो ये क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। 15 इसके अंदर कंट्रीज है, और 5 एसोसिएट मेंबर्स इसके अंदर हैं।
ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्रमोट करनी है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कॉपरेशन एक जो कंट्री मेंबर्स है इनके साथ। और ये ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश की गई थी 1973 में। कैसे, तो ट्रीटी ऑफ कागू कागुरामस के तहत, ठीक है। और इसकी 5 ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं या 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने कैरिकॉम को फाउंड किया है। कौन कौन सी हैं, तो बाराबाडोस, जमाइका, गुयाना, ट्रिनिडाद और टोबागो, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने कैरिकॉम या करीबन कम्युनिटी को फाउंड किया है, ठीक है। आगे हम और डिटेल से देखेंगे। सेक्रेटेरिएट कहाँ इसकी लोकेटेड है, तो लोकेटेड है ये जॉर्ज टाउन, गुयाना में। और कैरिकॉम को ग्रांट की गई है एज अ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ऑब्जर्वर की स्टेटस इसे मिली है, ठीक है। तो अब दो तीन चीज़ें हैं जिस पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी। पहली चीज़ तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज इसकी फाउंडिंग कंट्रीज है, याद रखनी है इंडिया फाउंडिंग कंट्रीज नहीं है, ना ही इंडिया एसोसिएट मेंबर है, ना ही इंडिया इसकी मेंबर है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या पूछ सकती है, इसकी कहाँ पे हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। चौथी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ये पूछ सकती है कि इसे ऑब्जर्वर की स्टेटस दी गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूजीए के द्वारा। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। तो कैरिकॉम के बारे में याद रखनी है आपको। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें 15 मेंबर हैं और 5 एसोसिएट मेंबर हैं, जिसके अंदर ना ही इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग कंट्री है, ना ही इसकी मेंबर है, ना ही इसकी एसोसिएट मेंबर है। ये ध्यान में रखनी होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में देखेंगे। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन की है उसी की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ों के लिए रहती है, तो यूनाइटेड नेशन की बजटिंग के लिए यानी बजट के लिए, या अगर अपॉइंट करनी होगी नॉन परमानेंट मेंबर्स को, या अपॉइंट करनी होगी यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल को, तो ये सारी चीज़ों में इसकी मीटिंग होती है और अपॉइंटमेंट वगैरह होती है। अब हेडक्वार्टर्स कहाँ इसके लोकेटेड है, तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट। और फॉर्म कब की गई थी, तो 1945 में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडिया मेंबर है वैसे यूएनजीए की, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी जो हमें पता होना चाहिए। अब G20 के बारे में देखेंगे तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है। याद रखनी है फोरम है। इसमें 19 सॉवरेन कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन वाली कंट्रीज इंक्लूडेड है। किस चीज़ों पे वर्क करती है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इन सारी चीज़ों पे ये वर्क करते हैं। अब G20 को कहा जाता है कि इसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी इसके अंदर आती हैं, इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को कंबाइन करके। और 80% क्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट इनके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। 75% इंटरनेशनल ट्रेड को कवर किया जाता है इनके द्वारा। और 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन जो कंट्रीज़ हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। और 60% वर्ल्ड की लैंड एरिया कवर की जाती है G20 मेंबर्स के द्वारा। अब G20 को फाउंड कब किया गया है, तो 1999 में, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी उसी की रिस्पांस में। और G20 लेटेस्ट सीरीज़ है वर्ल्ड वॉर 2 इनिशिएटिव की, ये ध्यान में रखनी है। 18th G20 की समिट हुई है न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है, पिछले साल 2023 में। और अभी 19th समिट इसकी 2024 में हुई है रियो डी जनेरियो में, जो कि है ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील में हुई है 19th, ये याद रखनी है। और इंडिया ग्रुप 2 में आती है G20 की। तो G20 के द्वारा कुछ कंट्रीज़ को अलग अलग कैटेगरी में रखी गई है, अलग अलग ग्रुप में। तो इंडिया G20 की ग्रुप 2 में आती है। अब क्यों रखी गई है, क्या क्राइटेरिया पे रखी गई है, ये यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। इन जनरल पूछ सकती है कि ग्रुप 2 में है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखनी होगी। और क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है इसी की वजह से इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऑफिस, परमानेंट ऐसी ऑफिस या हेडक्वार्टर्स नहीं है कहीं पे, ये याद रखनी है। क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसे आ सकती है, ठीक है। क्योंकि फोरम है तो जो भी कंट्रीज़ हैं वो हर हर साल अलग अलग कंट्री इसकी जो सबमिट रहती हैं वो कंडक्ट करती हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है, एक रिपोर्ट आई है यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। वो क्या रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टेट फॉर वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, ये यूनिसेफ के द्वारा इसे रिलीज़ की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट आउटलुक इंडेक्स ये यूपीएससी हर साल पूछती है। इस साल नहीं पूछी पर अगले साल चांसेस है ज़रूर पूछेगी, क्योंकि हर साल पूछती है। तो याद रखनी है, यूनिसेफ के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। और यूनिसेफ के बारे में मैंने कल ही आपको बताया भी था। इम्पॉर्टेंट है वैसे, ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे आप इसे। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट है न्यूज़, जहां ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी की पार्टनरशिप के लिए
अभी कुछ बातचीत की है, और ये कहाँ हुई है, तो यही G20 समिट में हुई है, जो कि ब्राज़ील रियो डी जनेरियो में हुई है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में, जो कि बहुत बार न्यूज़ में रहती है। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अभी रिसेंटली CECA इसे देखी गई है न्यूज़ में, ये कौन सी कंट्री के बीच में ये एग्रीमेंट हुई है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है, ऐसे आ सकती है, इसलिए याद रखनी है कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ पे। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है जीएम क्रॉप्स के बारे में कि कैसे ये हेल्प कर रही है हंगर को फाइट करने में। और इस आर्टिकल में कुछ और चीज़ें मेंशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक बैक्टीरिया के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसकी नाम, तो बेसिलियस थुरिनजेंसिस। ठीक है। इसकी नेम आपको पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया है जो यूज़ की जाती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। ठीक है। और यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंट टाइम्स में ये न्यूज़ में देखी गई है, किस चीज़ से रिलेटेड है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, क्या है ये, ऐसे करके आ सकती है, इसलिए याद रखनी है। अब धारा मस्टर्ड हाइब्रिड के बारे में मेंशन है इस इमेज में। ठीक है। तो DMH11 ये क्या है, तो ये मस्टर्ड है, GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। ठीक है। और GEAC ने अप्रूव्ड की है इसकी कल्टीवेशन के लिए, ये आपको याद रखनी है कि मस्टर्ड, GM मस्टर्ड की कल्टीवेशन अप्रूव्ड है इंडिया में। ठीक है। और इंडिया ने बैन किया हुआ है बीटी ब्रिंजल को 2010 में, याद रखनी है, बीटी ब्रिंजल बैंड है ये, इसकी कल्टीवेशन। हालांकि ये जो मस्टर्ड है, थारा मस्टर्ड हाइब्रिड, इसकी कल्टीवेशन अलाउड है। दूसरी चीज़ बीटी कॉटन, ठीक है, इसकी भी कल्टीवेशन इंडिया में अलाउड है, अप्रूव्ड है, ये दो अप्रूव्ड हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है। कौन अप्रूव्ड नहीं है, तो बीटी ब्रिंजल, इसे बैन कर दिया गया है। ठीक है। ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होना चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए, तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि यही कमेटी है जो ऐसी क्रॉप्स को कल्टीवेट करनी है या नहीं, ऐसी मॉडिफाइड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को कल्टीवेट करनी है या नहीं इंडिया में, यही अप्रूवल देती है। इसीलिए इसके बारे में भी मेंशन है आर्टिकल में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्या है, तो ये सैचुटरी कमेटी है, याद रखनी है, ये सैचुटरी कमेटी है जिसे कंस्टिट्यूट की गई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, याद रखनी है, 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे कंस्टिट्यूट किया गया है। और ये किसके अंदर वर्क करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOEF&CC के अंदर ये फंक्शन यानी वर्क करती है। और जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसे चेयर किया जाता है स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के होते हैं, उसके तहत, उसके द्वारा। और इसमें को चेयर्ड किए जाते हैं, ठीक है, किनके द्वारा, तो रिप्रेजेंटेटिव जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं उनके द्वारा इसे को चेयर की जाती है। ये याद रखनी है क्योंकि ये आ सकती है कि इसे यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को हेड करते हैं मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट मिनिस्टर, वैसे आ सकती है, इसलिए आपको ये मैंने बताया। और क्लियरेंस, अगर कोई सी भी जीएम क्रॉप्स की अगर क्लियरेंस लेनी होगी, राइट, कि वो सूटेबल है या नहीं कल्टीवेट करने के लिए, तो वो क्लियरेंस जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा ही उसे क्लियरेंस दी जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो यही थी थारी सारी, सॉरी थारी नहीं, यही थी सारी न्यूज़ द हिंदू पेपर में कवर्ड, जो उम्मीद करूँगा जिससे आपने कुछ सीखा होगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी गाइड के नाम से, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।